और नेपाल क्रिकेट टीम की 16 मैन स्क्वाड जो है कल अनाउंस हो गई, जो कहीं ना कहीं नेपाल टूर ऑफ केन्या के लिए हुई है। 5 टी20 और 3 वनडे गेम्स है। कोच भी कहीं ना कहीं हायर हो चुके हैं और मनोज प्रभाकर सर को कोच नियुक्त किया गया है। उनकी प्रोफाइल क्या कुछ है और उनके आने के बाद किस तरह से टीम में कुछ बदलाव वगैरह हो सकते हैं, कैसे सिलेक्शंस है, वो सारी वीडियोस और पूरा शेड्यूल हमने वीडियोस कल डाले हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मिस आउट किया है उन वीडियोस को जाकर इस बार जरूर से जरूर सुनिए और हमको अपडेटेड कर लीजिए मनोज सर को लेकर, कोच को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस लगाई जा सकती हैं और पूरा शेड्यूल के बारे में। तो आज यहाँ पर हम स्क्वाड एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हैं, क्योंकि 16 प्लेयर्स को पिक किया गया है। कुछ बड़े नेम्स इसमें मिस आउट है, कुछ नए नेम्स इंक्लूड हैं, कुछ पुराने बड़े नेम्स को इंक्लूड किया गया है। तो ओवरऑल हमने सोचा क्यों ना एक स्क्वाड एनालिसिस किया जाए प्लेयर बाय प्लेयर कि कौन से प्लेयर का इंक्लूजन जो है वो अच्छा है, कौन से का बेटर है, कौन से टी20 के लिए बेटर है, कौन से वनडे गेम्स के लिए बेटर है। तो चलिए स्क्वाड एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले तो 16 प्लेयर्स आप बता दें एंड कि 16 प्लेयर्स कौन कौन से हैं, उसके बाद एक एक करके स्क्वाड एनालिसिस शुरू करें। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले बात करें तो संदीप लामिछाने एक ऐसे कैप्टन, उसके बाद रोहित पुढ़ेल आपके हैं यहाँ, आसिफ शेख, आरिफ शेख, देव खनल, दीपेंद्र सिंह एरी, आदिल आलम, करण केसी, ज्ञानेंद्र मल्ला, सोमपाल कामी, बसीर अहमद, अर्जुन साउथ और यहाँ पर पवन शराब, साहब आलम, किशोर महातो एंड लास्ट विवेक यादव। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये 16 मैन स्क्वाड है और कुछ प्लेयर्स रिजर्व में भी रखे गए हैं। तो मेन जो स्क्वाड है वो 16 मैंस की वो यही है टी20 और वनडे गेम्स के लिए। खैर अब यहाँ पर एक एक करके प्लेयर्स पिक करते हैं और स्टार्ट करते हैं स्क्वाड एनालिसिस। तो सबसे पहले एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले प्लेयर संदीप लामिछाने, कैप्टन, डेफिनेटली कैप्टन है तो टीम के साथ। लेकिन यहाँ पर डेलिकेट एक चीज़ जरूर कहना चाहेगा कि संदीप लामिछाने को यहाँ पर रेस्ट दिया जा सकता था। पहले पूरी बात सुन लीजिए। संदीप लामिछाने को यहाँ रेस्ट दिया सकता था, काफ़ी बड़े प्लेयर हैं, वो रेस्ट करते तो चलता भी, क्योंकि टूर को इतनी बड़ा टूर है नहीं और जो मेन है वो टी20 मैचेस है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं टीम में इतनी दमखम है कि बाकी प्लेयर्स भी उन्हें संभाल सकते हैं। रेस्ट दिया जा सकता था, लेकिन उन्हें रेस्ट ना देकर कैन ने एक बहुत अच्छा डिसीजन भी लिया है। वो डिसीजन क्या है और बहुत अच्छा किया है कि वो भी इस टूर में जा रहे हैं। क्या है एंड जरूर देखिए, बात करें अगर डिसीजन अच्छे की जो कैन ने लिया है यहाँ पर, वो ये है कि अब न्यू कोच नेपाल से जुड़ गए हैं। बिल्कुल, मेन जो एक अच्छी चीज़ हुई है नेपाल के लिए, जो संदीप इस स्क्वाड में है, न्यू कोच आ रहे हैं, तो न्यू कोच को बताने की जिम्मेदारी और उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना एक प्रेजेंट कैप्टन का, जो नेशनल कैप्टन है, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर वही एब्सेंस रहते और मनोज सर यहाँ आ जाते, उनके एब्सेंस में कोई स्टैंड इन कैप्टन होता तो ये फिर बात जमती नहीं जी, और फिर खुलकर बात नहीं आ पाती सामने। उनकी संदीप की क्या थिंकिंग है, माइंडसेट है, वो समझ में नहीं आता मनोज सर को और बहुत लेट हो जाता। यानी कि तकरीबन नवंबर का महीना लग जाता समझते समझते कि आखिर क्या चलता है, आखिर क्या माइंड है संदीप का। और दूसरी बात यह है कि संदीप इंटरेक्शन अच्छी तरह करा पाएंगे प्लेयरों से। वो कैप्टन है, बिल्कुल सही, वो हर किसी का रोल जानते हैं, वो हर किसी के बारे में बता सकते हैं कि ये ऐसा करते हैं, ये वैसा करते हैं, इन्होंने प्रीवियस में ऐसा किया था, वैसा किया था, इनका ये प्रॉब्लम है। तो वो प्लेयर, कप्तान और कोच मिलकर वहाँ बात कर सकते हैं। पर अगर स्टैंड इन कैप्टन हो तो ये बात होगी नहीं, क्योंकि वो प्रेजेंट तो है नहीं, वो परमानेंट नहीं है, खाली बस स्टैंड इन है, यानी कि किसी के संदीप के बिना वो कप्तानी कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ की है कैन ने, न्यू कोच है तो इनके साथ प्रेजेंट कैप्टन को उन्होंने रखा है। बिल्कुल, इसीलिए तो अगर यहाँ पर पुराने कोच ही होते, वही कंटिन्यू करते, अगर कंटिन्यू कर रहे होते तो हम डेफिनेटली चाहते कि स्क्वाड टूर में संदीप लामिछाने खुद को रेस्ट दे। और जहाँ तक बात है प्लेयर्स को बिजी रखने की, तो उनका ऑलरेडी CPL वगैरह है, उसमें वो ऑलरेडी कम्पिटिटिव खेलेंगे तो बिजी हो जाते हैं। लेकिन नए कोच है तो बिल्कुल जरूरी है कैप्टन साथ होना, कैप्टन की सोच, कोच की सोच, दोनों मिलकर बैठेंगे, बातचीत करेंगे, इंटरेक्शन प्लेयर्स के साथ होगा, कैप्टन का वहाँ होना बहुत जरूरी है जब एक नए कोच टीम के साथ जुड़ रहे हो। उसके बाद चलिए अब जल्दी से सेकंड प्लेयर की बात करते हैं। सेकंड प्लेयर कौन है? बिल्कुल, सेकंड दो प्लेयरों को हम ले लेते हैं, सेकंड और थर्ड, क्योंकि बहुत प्राइम प्लेयर हैं ये टीम के। रोहित पुढ़ेल जी हाँ, वाइस कप्तान टीम के, और उसी के साथ आसिफ शेख जी हाँ, ओपनिंग बैट्समैन, दोनों ही फॉरवर्ड। बिल्कुल, तो रोहित पुढ़ेल एंड में कोई दौराई नहीं है, बिल्कुल सही इंक्लूजन है, सही क्या प्राइम और ऑटोमेटिक इंक्लूजन हो जाते हैं। उनको हर हाल में अपने गेम को कहीं ना कहीं सुधारना। मैं वनडे गेम्स में रोहित को ज़्यादा देखना चाहूँगा बजाय टी20 के, कि वनडे गेम्स में उन 3 वनडे किस तरह से अपनी फॉर्म को जो है वो वापस लेकर आते हैं। जिन शॉर्ट सिलेक्शन की वजह से वो आउट हो रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं काम कर पाते हैं। आसिफ से डेफिनेटली एक बहुत बेहतरीन प्लेयर निकल कर आए हैं, तो उनका इंक्लूजन बिल्कुल सही है। एंड उसके अगले 2 प्लेयर कौन से हैं और इंक्लूजन कैसा है वो आप ही बिल्कुल सही। देखिए, आरिफ शेख और दीपेंद्र सिंह एरी को यहाँ लिया गया है स्क्वाड में, तो बहुत सही है, प्राइम प्लेयर है टीम के। आरिफ शेख खासकर जो है, लेकिन
वनडे में वो बहुत ज़्यादा प्राइम हो जाते हैं। जी हाँ, वनडे स्क्वाड में ज़्यादा प्राइम रखते हैं। T20I में अगर लिया जाता है उन्हें तो ऑब्वियसली लिया ज़रूर जाएगा, लेकिन उतने प्राइम जितने वनडे में हैं वो उतने T20I में नहीं है। लेकिन चलिए लिया है। दीपेंद्र सिंह एब्सोल्युटली राइट है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ODI में उन्हें और थोड़ा सा वनडे में ज़्यादा, जी हाँ, वनडे में बहुत ज़्यादा वहीं पर नजर रहेगी डेडिकेट। बिल्कुल सही कहा आपने, कितना काम कर पाते हैं या यहाँ पर भी रन नहीं बनते हैं और नए कोच आ रहे हैं तो उनके साथ थोड़ा सा अपनी बात रखिए, प्रॉब्लम रखिए। बहुत अच्छा मौका है, 8 मैचेस का मौका है, आप वनडे को ज़्यादा ध्यान रखिएगा। दीपेंद्र सिंह खासकर आप मनोज सर से सवाल करिएगा अपने थोड़ा सा अपनी बैटिंग को लेकर, बिल्कुल जी हाँ, और वनडे को लेकर। T20I आप बहुत अच्छे हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की थोड़ा सा आप अपने आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ज़्यादा नहीं, पर वनडे की परफॉर्मेंस को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं नजर रहेगी रोहित और दीपेंद्र पे वनडे गेम्स में वो किस तरह से परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। उसके बाद अगले 2 प्लेयर, बिल्कुल अगले 2 प्लेयर की बात करें तो देव खन्ना और आदिल आलम हमारे 2 प्लेयर। बिल्कुल कोई दरार नहीं है। जब आपने देव खन्ना को स्क्वाड में लिया है, पहले मैचेस में खिलाया है, वो USA गए, उसके बाद वो स्कॉटलैंड गए, तो आप उनको कंटिन्यू करें, उनको ज़्यादा मौके दें। उनके अंदर वो नजर आया है, वो स्पार्क दिखा है, 20-25 रन वो करते हैं, बस उसको मोमेंटम को शिफ्ट करने में बड़े में नाकामयाब जरूर हैं। वक्त के साथ साथ वो बेहतर होंगे और उनको आप स्क्वाड में लेकर चलें और गेम्स खिलाएं, बिल्कुल बहुत बेहतर होगा। देव खन्ना पे भी नजर हमारी वनडे गेम्स में ज़्यादा होगी बजाय T20I की, और उम्मीद है कि वो वनडे गेम्स ही खेलते हुए नजर आएंगे। आदिल आलम की बात करें, बहुत अच्छे हैं, तेज तरार नीचे आकर रेटिंग जरूर करते हैं, बस उन्हें अपना जो रोल है उन्हें थोड़ा समझना होगा। ये जो कहने की बात है, उन्हें अपना रोल समझना होगा कि मेरा रोल टीम में क्या है और मुझे क्या करके देना है। मुझे बॉलिंग के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट रन्स भी जोड़ने हैं, जिसमें वो पूरी तरह से नाकामयाब हुए थे अगर हम बात करें स्कॉटलैंड वाले राउंड में। तो कहीं ना कहीं अपना रोल अपना समझे और देखना होगा दोनों ही फॉरवर्ड किस तरह से खुद को बैलेंस करते हैं। लेकिन इंक्लूजन बहुत ही अच्छा है, देव और आदिल आलम, इंक्लूजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अगले प्लेयर आए 2 और इंक्लूजन। बिल्कुल अगले प्लेयर की बात करें तो थोड़ी चर्चा जरूर बनती है। जी हाँ, करण केसी की चर्चा जरूर करें, और उसके बाद जो प्लेयर का नाम है वो है फॉर्मर कैप्टन ज्ञानेंद्र मल्ला। बिल्कुल, यहाँ पर फाइनली ज्ञानेंद्र मल्ला का यहाँ पर इंक्लूजन हुआ है काफ़ी टाइम बाद। जो भी ज्ञानेंद्र मल्ला टीम से बाहर चल रहे थे, फाइनली आखिरकार उन्हें लिया गया है। सबसे पहले करण केसी की यहाँ बात कर लेते हैं यार, कोई दरार नहीं है, क्योंकि आपको बिजी रखना है प्लेयर्स को। और करण केसी जितना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फिट नजर आते हैं, लेकिन जितना वो टीम के साथ जुड़े रहे और ज़रूरी है। और T20I है, आप इंटरनेशनल मैचेस भी हैं, तो गौर करने वाली बात है। आप इंटरनेशनल मैचेस में अपने प्लेयर्स को बाहर नहीं रख सकते, तो वहाँ पर आप लेके आ रहे हैं तो सही है, इसमें कोई दरार नहीं है। और प्राइम पेसर भी है, अभी तक टीम 3rd पेसर ढूंढने में कामयाब हुई नहीं है, तो प्राइम पेसर के तौर पर वो वनडे और T20 दोनों में कहीं ना कहीं काम करते हुए नजर आ सकते हैं। हाँ, T20 में उनको रेस्ट दिया जा सकता है, काफी मैचेस में 2 मैच खेले, बाकी 3 में आप रेस्ट दे दीजिए। उसके अलावा भी आपके पास काफी सारे बॉलर्स हैं, वो सब संभाल लेंगे। और कहीं ना कहीं पिच ऐसी तो नहीं कि स्कॉटलैंड कंडीशन है जहाँ पर फूल पेसर्स को हेल्प मिलेगी, वहाँ पर स्पिन्स भी काफी आपको हेल्प करती हुई नजर आएगी। एंड ज्ञानेंद्र मल्ला की यहाँ अगर बात करें तो डेफिनेटली एम नहीं, मैंने कहूँगा इंक्लूजन खराब है या वगैरह वगैरह है। जब आपने देखा पहले कि आपने एग्जिट किया, उसके बाद आपने कई सारे प्लेयर्स को देखा, उन्हीं के साथ आप जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन कंप्लीट स्क्वाड में अगर आपने वनडे गेम्स को सोचकर ज्ञानेंद्र मल्ला को लेकर आए तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। एक चीज जरूर आए यहाँ पर सोचने वाली बात है कि अगर आप उन्हें वनडे गेम्स को, और मुझे लगता भी है कि ज्ञानेंद्र मल्ला को अगर आप स्क्वाड में लाए हैं तो आपने वनडे गेम्स को ध्यान में ही रख के लाए होंगे। अगर आप उन्हें वनडे गेम्स को सोचकर लाए हैं तो उन्हें वनडे गेम्स में ही तीनों वनडे में मौका दें, ये कहीं ना कहीं मेक श्योर करना होगा है। नहीं बिल्कुल, और ये एक तरीके से है भी कि होना भी चाहिए टीम में कि हम आखिर अपने स्पेसिफिक किस वजह से लेके आए हैं, ये वजह एक ही तरफ रहनी चाहिए, एक जगह तक रहनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि वनडे में चल गए हैं तो अचानक से उन्होंने रन किए हैं मान लीजिए, तो उन्हें फिर बाद में हम T20I में भी ले लेंगे, ऐसा ठीक नहीं है। आपकी वनडे में आपको ज़्यादा ज़रूरत है अपने वेटरन प्लेयर की, एक्सपीरियंस प्लेयर की, जहाँ पर आपको बचाना है कुछ लाज या इज्जत, वहाँ ज़रूरत है ODI स्टेटस की। तो वहाँ आपको ऐसे प्लेयरों की ज़रूरत है जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और टफ क्रिकेट खेलना जानते हैं, तो उनमें से एक ज्ञानेंद्र मल्ला ज़रूर है। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं इंक्लूजन बिल्कुल भी बुरा नहीं है, इंक्लूजन यहाँ पर ठीक ठाक है। अब बस यही है कि आप जिस चीज़ के लिए लाए हैं उसी पे स्टिक रहिए। अगर आपने माइंड में ये रखा है कि ज्ञानेंद्र मल्ला को हम T20I सीरीज के लेके जा रहे हैं तो स्ट्रिक्टली T20I पे रखिए, बाकी इधर आप मौके दीजिए जो भी यंग प्लेयर्स हैं, देव हैं वगैरह वगैरह, क्योंकि इतना तो तय है कि ज्ञानेंद्र मल्ला अगर वनडे स्क्वाड में अगर वो वनडे सोच कर लाएं तो इसका मतलब किसी एक यंग प्लेयर की वहाँ से जो है पत्ता साफ होने वाला है, डेफिनेटली पत्ता साफ हो रहा है, ऐसा कैन की लिहाज से ऐसा लग रहा है अगर ज्ञानेंद्र मल्ला वनडे स्क्वाड में आते हैं तो। अगर आप T20 सोच के लाएं तो स्ट्रिक्टली T20I खिलाएं, वनडे गेम से फिर जो बाकी यंग प्लेयर्स हैं उन्हीं के साथ जाइए। और अगर आप वनडे के लिए लाएं तो स्ट्रिक्टली वनडे में रखिए, T20I 5 में उनको ना लें तो बेहतर होगा। तो वो आपकी सोच पर डिपेंड करता है। अगर आप ये कर देंगे आधा, एक पैर इधर एक पैर इधर, लेकिन मानिए इससे हासिल कुछ नहीं होगा। खैर
अगले 2 प्लेयर हैं। बिल्कुल, अगले 2 की बात करें तो सोमबाल कामी एंड बशीर अहमद जी। सोमबाल कामी की बात करने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल बहुत ही एक्सपीरियंस है, ज़रूरत है टीम में बिजी रहने की ज़रूरत है इन बॉलर्स को, कोई है नहीं तीसरा पेसर, और उम्मीद करेंगे कि इस टूर के बाद कभी हमें देखने को मिलेगा तीसरा पेसर रेगुलर इंटरवल मनोज सर से। बिल्कुल सही कहा, और देखना होगा कि 2 पेसरों पे कब तक ढोया जाएगा, ये पूरी जिम्मेदारी इन पर ही आएगी। अगर इनका रिदम बिगड़ा, जैसे सोमपाल कामी का बिगड़ा था कुछ टाइम पहले, तो फिर टीम के खस्ताहाल हो जाता है, कोई पेसर आता नहीं है, तो ये प्रॉब्लम ज़रूर है। सोमपाल कामी है, करण केसी है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, इनमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, एंड उसके बाद अगले प्लेयर बशीर है। जी हाँ, बशीर अहमद की इंक्लूजन कोई बात नहीं, अभी नए नए टीम के साथ जुड़े हैं, आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें, मौके दें स्क्वाड में। ये तो आपने पहले भीम और विवेक के साथ भी नहीं किया, अब जब प्लेयर आए हैं तो उनके साथ आप कम से कम करें तो बेहतर होगा। स्क्वाड में आपने लिया है, बस उन्हें प्लेइंग 11 में खिलाया, लेकिन डेल क्रिकेट वापस से वही कहेगा जो हमने बहुत पहले शुरू में भी कहा था। आपने वो जो लगातार वीडियोज़ देखते हैं कि अभी आप बशीर अहमद को वनडे गेम्स की जगह आप T20 गेम्स में खिलाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप T20 मैचेस में उन्हें खिलाइए, वनडे गेम्स में आप उस जगह पर किसी और प्लेयर को वहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। वनडे गेम्स के लिए अभी और थोड़ा सा तैयार होने की जरूरत होगी बशीर अहमद को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे खुद को अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए। जैसे कि आयन ने पहले कहा, कोई T20 में अच्छा करता है तो आप उसे सीधे उठाकर वनडे में ले लेते हैं, कोई वनडे में अच्छा कर रहा है तो आपने उसको जबरदस्ती T20 में रसीद किया। ये सारी चीजें जो है हम उम्मीद करेंगे कि मनोज सर कहीं ना कहीं समझेंगे और संदीप के साथ मिलकर इंटरेक्शन कर ये सारी चीजें टीम में होनी बंद होंगी कम से कम। अगर ये चीजें हो तो बहुत बेहतर होगा। एंड और इसके बाद स्क्वाड के एनालिसिस के बाद लास्ट में आपको बताएंगे कि कौन से प्लेयर्स इस टीम इस स्क्वाड में होने चाहिए थे जो मिस आउट है। अगले 2 प्लेयर हैं। बिल्कुल, अगले 2 की बात करें तो अर्जुन सौद और पवन शराफ का नाम आता है। बिल्कुल, तो अर्जुन सौद के बारे में आपने कल कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा भी था, तो क्या कहेंगे आप अंडर-19 एशिया कप में जो उनकी परफॉर्मेंस है, क्या लगता है वनडे गेम्स में वो ज़्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं? नहीं, ज़रूर देखिए, उन्होंने एक पारी ज़रूर खेली थी श्रीलंका अंडर-19 के खिलाफ एशिया कप में, जहां उन्होंने 64 रन बनाए थे। उसके बाद कुछ हुआ नहीं, 89 रन वो बना पाए, यानी कि कुल मिलाकर 3 मैचों में वो 89 रन तक पहुंचे थे। तो अगर आप उस इनिंग को ही देखें, उसके बाद प्रो क्लब चैंपियनशिप में भी खेले जो, और फिर वो विकेट कीपर भी हैं, सेकंड विकेट कीपर है स्क्वाड में। बिल्कुल सही कहा आपने, तो इसके तौर पर वो लेके गए हैं उन्हें, और अच्छा है कि कुछ शायद यंग लैड्स चाहिए होंगे, कुछ मौका मिलेगा। बिल्कुल सही, मौका जरूर मिलेगा, लेकिन ये मौका तब ज़्यादा अच्छा लगता है कि अगर वो कुछ कर आए होते तो। जी, बस यही शिकायत रहती है यहाँ पर। 3 4 5 प्लेयर ऐसे हैं नाम जो रियल बताएं कि किस बेस अगर कोई होता उनका इस टीम में आने का, वही बेस गायब हो जाता है। लेकिन चलिए, आप आए हैं तो विकेट कीपर के रूप में आप ज़्यादा आ सकते हैं कि हाँ, सेकंड विकेट कीपर, जब इतना बड़ा टूर है कुछ हो जाए तो ज़रूर ये अच्छी बात है कि प्लान हर किसी का होना चाहिए, बैकअप होना चाहिए। जी, अगर आप बैकअप विकेट कीपर के तौर पर उन्हें लेकर आए तो बिल्कुल सही है, लेकिन अभी कभी एक इनिंग खेली थी उसके दम पर आप इतने सालों बाद अगर उन्हें लेकर आ रहे हैं या इतने वक्त बाद लेकर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक इनिंग के बेसिस पे, जैसे आप टीम से किसी को बाहर नहीं कर सकते, वैसे ही किसी को टीम में, खास करके नेशनल लेवल पे जब हम देखते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे, तो कहीं ना कहीं 2-3 प्लेयर्स ऐसे इस स्क्वाड में जरूर हैं जो कहीं ना कहीं अगर आप कुछ कर आते हैं कुछ, लेकिन उसके लिए भी डोमेस्टिक के मैचेस भी हो, लेकिन जितने भी हुए वहां पर भी इतने खास असरकारक रहे नहीं है। और फिर वही है कि ग्राउंड लेवल पर उस लेवल पर परफॉर्म करना और बड़े लेवल पर आकर परफॉर्म करना, हमने बहुत प्लेयर्स देखे हैं जो वहां पर तो परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जब भी उन्हें बहुत सारे मौके मिले पूरी तरह से डिसअपॉइंट करते नजर। लेकिन उम्मीद है सेकंड बैकअप विकेट कीपर के तौर पर अगर आप आए, सही है, हाँ, लेकिन प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म मिला है, आप करके दिखा दीजिए, आप करके दिखा दीजिए। वही हम कह रहे हैं, आप यहाँ पर जबरदस्त करके दिखाइए इस टूर पे, ताकि जब नेक्स्ट राउंड आएगा, मेन इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल मैचेस आएंगे, तब आपके क्या जो सिलेक्शन कमेटी उनके बाद ऑप्शन ही ना रहे कि आपको ना लेने का। बिल्कुल बिल्कुल सही। और अगली प्लेयर की बात करें तो पवन शराफ आ जाते हैं उन प्लेयरों। बिल्कुल, डेफिनेटली ऑलराउंडर है, अच्छे खासे ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी डाल देते हैं और बैटिंग भी डाल देते हैं। T20 में आप उन्हें खिलाएं, ज़्यादा बेहतर है। वनडे गेम्स में आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वनडे गेम्स को बहुत सीरियसली लीजिए। वनडे गेम्स को बहुत सारे फैंस भी ऐसे हैं और बहुत ऐसे हैं सिलेक्शन कमेटी में देखते हैं, वनडे गेम्स को आप T20 गेम्स की तरह समझते हैं कि T20 गेम में जो स्टार है वो वनडे गेम में भी आके चले जाएंगे। खास करके मैं नेपाल टीम की यहाँ बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल लेवल पर नहीं, वहाँ पे हो जाता है और बहुत अलग तरह की टैक्टिक होती है, बहुत अलग तरह का सिखाने का तरीका होता है। आप वनडे गेम्स को तो एक अलग तरीके से ले, वनडे गेम्स की अहमियत बहुत अलग है, उसको खेलने का तरीका बहुत अलग है। ये नहीं कि कोई किसी ने T20 में किसी टूर्नामेंट में जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है तो वो गारंटी देगा कि वो वनडे में आकर भी परफॉर्म करेगा। तो पवन शराफ वनडे के लिए बिल्कुल भी नहीं, आप T20 में उन्हें खिलाएं तो बेहतर होगा। एंड उसके बाद बिल्कुल उसके बाद बात करें तो साहब आलम, किशोर महातो, विवेक यादव, हम तीनों को ही ले लेते हैं। बताएं इंक्लूजन। बिल्कुल, देखिए साहब आलम का इंक्लूजन सेकंड स्पिनर के तौर पर है, प्राइम स्पिनर की बात करें, वरना तो आपके दीपेंद्र सिंह हैदरी भी वहाँ आ जाते हैं, पवन शराफ, बशीर भी है, बशीर अहमद भी बॉलिंग करा लेते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। स्पिनर तो बहुत सारे हैं, जरूरत पड़ी तो ज्ञानेंद्र मल्ला भी बॉलिंग करा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो नहीं कराते हैं बॉलिंग। लेकिन बाय द वे अगर ऐसा हुआ, लेकिन
पर शाह आलम प्राइम सेकंड स्पिनर के तौर पर उनको रखा गया है। चलिए अच्छी बात है, मौके कितने मिलेंगे ये तो वक्त ही बताएगा आने वाला, वरना उम्मीद नहीं है कि इतने मौके उन्हें मिलने वाले हैं इस 5 और 3 गेमों में। वहीं पर बात करें किशोर महतो और विवेक यादव। बिल्कुल, किशोर महतो डेफिनेटली हम तो कह के थक गए थे कि आप 8 मैचेस से उन्हें स्क्वाड में लेकर गए हैं, आपने उन्हें एक मैच खिलाया, वो भी आखिरी, वो भी 125 के चेज में जब 80 रन निपट गए तब आपने उन्हें बॉलिंग दिया, तब आप आकर कह रहे हैं अब यहाँ पे मैच चेंज करो, सिर्फ 45 रन बचे हैं, तो वो तो उनके साथ बिल्कुल भी जस्टिस नहीं है। तो कहीं ना कहीं किशोर महतो को लेकर आए, साथ में बेहतर है, लेकिन वही है फिर से जैसे मैंने कहा कि मनोज सर से अब उम्मीद है बहुत ज़्यादा कि वो कम से कम समझेंगे कि थर्ड पेसर और सेकंड प्राइम स्पिनर की इस टीम में इंपॉर्टेंस कितनी है, वो बहुत ही चंद लोग समझ पाते हैं, और मुझे उम्मीद है कि मनोज सर वो चीज़ जरूर समझेंगे और उसकी खामियां जो है वो दूर करेंगे। किशोर महतो बहुत ही अच्छा इंक्लूजन है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। लास्ट प्लेयर है विवेक यादव, उनके साथ भी वही मैंने कहा, जब वो स्क्वाड में थे लगातार टीम के साथ बैठे हुए थे, वो उन्हें उतने मौके नहीं मिले। 5 इंडियाई गेम्स वो रहे हैं, लेकिन उन्हें इनिंग में सिर्फ 2 ही इनिंग उन्हें बैटिंग करने का मौका मिला है। वनडे गेम्स में भी उन्हें मौका नहीं मिला, स्क्वाड में जरूर वो जुड़े हुए थे, तो उनको मौके मिलने की जरूरत है। स्क्वाड में तो एंड बहुत प्लेयर्स जाते हैं, हमने कहीं देखे, आप देखिए अभी स्कॉटलैंड सीरीज में भी 14 की स्क्वाड गई और एक किशोर महतो पूरी सीरीज में अकेले बैठे रह गए, सिर्फ 3-4 ओवर उन्हें डालने का मौका मिला, वो भी लास्ट मैच में। स्क्वाड में तो जाते हैं, लेकिन खेलने का मौका मिलता है कि नहीं, ये मेक श्योर करना होगा मनोज सर और संदीप को कहीं ना कहीं। तो इंक्लूजन वो भी बेहतर है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। एंड 2 ऐसे नाम जो डेफिनेटली टीम में आपको मिस आउट नजर आ रहे हैं, वो कौन से होंगे? मुझे तो लगता है भीम और कुशल। नहीं, बिल्कुल सही कहा, अविनाश, हाँ बिल्कुल सही। ये 3 नाम ऐसे हैं जो मिस आउट है। क्यों है ये मालूम नहीं, किस लिए है ये मालूम नहीं, बहाना ज़रूर है कि इंजर्ड हो गए हैं, ऐसा हो गया है। बिल्कुल सही, ये बहुत अच्छा बहाना होता है ये बोर्ड की तरफ से। जब कोई किसी को लेना नहीं चाहते तो वो अक्सर यही कहते हैं इंजर्ड हो गए हैं, पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर बैठे बैठे इंसान कैसे इंजर्ड हो सकता है। ये थोड़ा समझ से परे है, जब तक वो अपने हाथ पैर ना हिलाए, कुछ कैंप वैम्प ना करे, कुछ प्रैक्टिस ना करे। तो कुशल पुरतेल, भीम शार्की फिर से उन्हें बाहर कर दिया गया है, रिजर्व में रख दिया है। रिजर्व का मतलब आप रिजर्व भी रहिए, बस वहीं रहेंगे आप, और उठने का मौका मिले, अगर उन्हें खिलाने का मौका मिले, खेलने का मौका मिले, तब पता चलेगा ना कि उनमें कितनी कैपेबिलिटी है या दमखम है या नहीं। किसी को आप पहले से तो जज नहीं कर सकते चेहरा देख के। वहीं पर अविनाश बोहरा बाहर है, T20 आई में भी उनको बिल्कुल सही कहा आपने। जब ये स्क्वाड आई थी, हम भी आपस में यही कह रहे थे कि कुशल और अविनाश बोहरा और भीम, ये तीनों यहाँ नहीं है, ये बड़ी अजीब बात, बिल्कुल अजीब बात है यहाँ पर। डेफिनेटली हमने पहले आपसे कहा कि 4-5 प्लेयरों को बेवजह ही किसी कुछ सालों पहले या कहीं पर किसी टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस के दम पर आप ऐसे उठाकर ले आएंगे, तो उनकी जगह पर कहीं ना कहीं दूसरे प्लेयर जो ऑलरेडी स्क्वाड में थे और उन्हीं को मौका नहीं मिला, जो स्क्वाड में थे वो स्क्वाड से बाहर हो गए, जो स्क्वाड में पिछले 2-3 महीनों में नहीं थे उनको नीचे से उठाकर यहाँ पर ले आया गया। तो ये थोड़ी सी अजीब सी सोच जरूर नजर आती है। देखना होगा नए कोच की सोच किस तरह से मैच खाती है, और अगले बार जब स्क्वाड कोई आएगी तब देखना होगा कि उसमें किस तरह की सोच मनोज सर की रहती है। और ये कुशल पुरतेल को लेकर अगर आप सोच रहे हैं कि इंजरी वगैरह है इसलिए बाहर कर दिया गया है, ये देखिए आजकल के दौर में 2 तरीके होते हैं किसी प्लेयर को अगर एक्सक्लूड करना हो स्क्वाड से। एक कि उन्हें रेस्ट चाहिए, दूसरा वो इंजर्ड है। आजकल बहुत सेफ तरीका है, और ऐसा तरीका है कि लोग कहें नहीं, लोगों से बचने का तरीका है, लोगों के सामने देने का तरीका है कि इस तरीके से भी अगर किसी को नहीं लेना होता वो इंजर्ड कह देते हैं, क्योंकि अचानक से बैठे बैठाए कैसे इंजरी हो सकती है। और अगर कोई माइनर इंजरी है तो वो रिजर्व लिस्ट में भी क्यों नहीं है। रिजर्व लिस्ट में मोस्टली वो लोग होते हैं जिनका या तो कुछ वीजा, अगर ट्रैवल करें तो वीजा इश्यूज हो, या फिर कोई माइनर इंजरी हो जिससे वो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, इसलिए वो अवेलेबल रहेंगे, तो उनको स्क्वाड में ले आए। इसका मतलब है कि उनकी माइनर इंजरीज भी नहीं है, और मेजर इंजरी अगर है तो मेजर इंजरी अचानक से कैसे हो गई। अचानक से कोई मैच नहीं हुआ, 17 जुलाई को आखिरी मैच आप खेले थे और लगभग 1 महीना होने जा रहा है, मेजर इंजरी का कोई सवाल जाएगा, ज्यादातर तो हो भी जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं डेफिनेटली कुशल पुरतेल एक्सक्लूडेड है स्क्वाड से। इंजरी ऐसी नहीं है, और माइनर इंजरी होती तो रिजर्व में वो जरूर होता है। अविनाश बोहरा डेफिनेटली शॉकिंग है। भीम शार्की आई एम सॉरी भाई, क्योंकि विवेक यादव को भी लेकर खिलाया नहीं गया और आप भी बिना किसी वजह से वापस से स्क्वाड से बाहर हो गए, ये समझ से परे है। तो ये स्क्वाड एनालिसिस आपके सामने हाजिर है। डेफिनेटली कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ खराब चीजें यहाँ पर जरूर है, लेकिन ओवरऑल यही पूरी स्क्वाड एनालिसिस हमारी तरफ से। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमेशा जो फैक्ट है वो आपके सामने रखने की हम प्रेजेंट करते हैं, जो हमें लगता है वो आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, जो फेयर हो या फिर लॉजिकल हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बन रहे डेली चैनल के साथ, और वीडियो को प्लीज एफर्ट करिए, लाइक करिए, ज्यादा वीडियोस को शेयर जरूर करिए।